न धरती फटी न आसमान गिरा, फिर पागल बेटी माँ कैसे बन गई। माँ परेशान हो गई कि बेटी को बच्चा कैसे हुआ। पूरा सच सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था जब मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अपने मायके में जाकर रहना है। तो सास ने मुझे हैरानी से देखा और फिर कहा कि क्या मतलब कि तुम मायके में रहना चाहती हो। जी, मेरा शौहर ही यहाँ नहीं रहता तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। मैंने बिना डरे अपनी दिल की बात सास को कह दी। मेरी बात पर सास कहने लगी, बहू तुम्हें पता नहीं क्या, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना होता है और अगर तुम मायके में रहोगी तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी मैं अकेली तो यहाँ पर रहती हूँ तो मेरे साथ कौन रहेगा। सास की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान थी। मेरी 2 बहनें और एक भाई था, उसमें से एक बहन पागल थी। भाई की शादी हो चुकी थी मगर माँ बाप नहीं थे, इसीलिए मुझे हर वक्त अपनी पागल बहन की फिक्र सताती रहती थी कि कोई उसका ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं, उसे टाइम पर खाना दवाई मिला होगा या नहीं। क्योंकि बहन तो खुद कॉलेज जाती थी, भाई काम पर होता था और भाभी ख्याल रखती थी मगर माँ या मेरी तरह तो नहीं रख सकती थी ना, उसे खुद से 100 काम होते थे। अब वह सारा दिन तो मेरी बहन के पास बैठ नहीं सकती, तो बस मुझे यही फिक्र रहती थी कि बेचारी घर में कैसे रहती होगी। मुझे वो दिन भी याद है जब मेरे माँ बाबा इस दुनिया में थे, तब हमारे घर में बहुत रौनक हुआ करती थी। मेरी पागल बहन इतनी भी पागल नहीं थी उस वक्त, लेकिन हालातों की वजह से वो और ज्यादा पागल हो गई। एक दिन भाई काम से घर आया था और माँ से कहने लगा, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, आप उसके घर जाकर मेरे लिए उसका हाथ मांगे। मैं और अम्मी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे तो वो कहने लगा, इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है, वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। माँ ने भाई को साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी जो ऑफिसों में काम करती हो, पता नहीं कैसी लड़की होगी। अम्मी के मना करने पर भाई अम्मी को धमकी देने लगा कि अगर तुमने मेरी शादी शहनाज से नहीं करवाई तो मैं उसे खुद शादी कर लूंगा और फिर कभी घर नहीं आऊंगा। ये कहकर भाई बाहर चला गया। अब अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई कि फराज ये सब क्या बोलकर चला गया। मेरे बाबा हार्ट अटैक के मरीजा थे, हम नहीं चाहते थे कि उनको ये सदमा लगे। जब भाई घर आया तो अम्मी ने भाई को फिर से समझाया, लेकिन उस पर तो इश्क का भूत सवार था। अम्मी भाई की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी क्योंकि जवान बेटा है और इकलौता कमाने वाला था। बाबा बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए वो घर पर ही रहते थे। खैर अम्मी ने भाई से उस लड़की के घर का पता पूछा। अगले दिन शाम के करीब 5 बजे मैं और अम्मी उस लड़की के घर पहुंचे। हमने बेल बजाई तो एक औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत को हमने ऊपर से नीचे तक देखा तो हम हैरान हुए कि ये ही लड़की है या कोई और है। खैर हम घर के अंदर दाखिल हुए। हम वहाँ बैठे तब मालूम हुआ कि ये लड़की की माँ है। वो औरत एकदम टिप टॉप तैयार हुई थी और लंबे लंबे बाल कमर से नीचे तक आ रहे थे और लंबे नाखूनों में अलग अलग कलर का रंग लगाया हुआ था। हमें वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर हमने सोचा हमें तो लड़की से मतलब है। हमें वहाँ बैठे हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि वह लड़की चाय नाश्ता लेकर आई। वह लड़की ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने सोचा भाई ने इस लड़की में क्या देखा जो दीवानों की तरह हरकतें कर रहा है। खैर उस लड़की ने अपना नाम शहनाज बताया। जैसा हमने सोचा था वह लड़की ठीक वैसी ही थी। अम्मी को वह लड़की जरा सी भी पसंद नहीं आई। फिर भी ना चाहते हुए अम्मी ने उन लोगों से कहा कि हमें लड़की पसंद है। अम्मी ने लड़की वालों को घर पर आने की दावत दी कि एक बार हमारा घर और लड़के को देख जाए। अगर आपको लड़का समझ आ गया तो हम शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद हम घर आ गए। कुछ दिनों बाद लड़की के माँ बाप घर आए और शादी की तारीख फिक्स कर गए थे। खैर से कुछ वक्त बाद उनकी शादी भी हो गई। अब भाई की दुल्हन हमारे घर आ गई थी। हमने एक बात नोट की थी, भाभी अपना कोई भी काम खुद से नहीं करती थी, या तो भाई से कहती या मम्मी को फटे मुंह बोल देती। हम उसे नजरअंदाज करते थे। घर में लड़ाई झगड़ा हो इससे बेहतर है उसकी बात मान ले। और फिर वो नई नई भी तो थी, लेकिन वक्त गुजरता गया। अब उसे आए हुए 2 महीने हो गए थे, लेकिन वो जैसी की तैसी थी। उसका रवैया बिल्कुल नहीं बदला। बस अपना जो भी काम होता कर लेती। दिन में 5 बार माँ को फोन लगाती, बस यही काम था उसका। एक दिन भाई सुबह माँ से टिफिन के लिए बोल रहा था कि माँ जल्दी करे, टिफिन दे दे, मुझे लेट हो रहा है। तो माँ ने भाई को समझाया कि अपनी बीवी को समझा कि वो अब इस घर की बहू है,
इस घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। भाई कुछ नहीं बोला, ना हाँ में जवाब दिया ना ही ना में, बस अपने काम पर चला गया। उसी दिन के 2:30 बज रहे थे, तब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला था। सामने एक नौजवान बड़ा सा बक्सा अपने हाथ में लिए खड़ा था। देखने से वो कुरियर बॉय लग रहा था। मैंने झट से पूछा, किसके नाम से है? हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, और सच में हमारी इतनी औकात भी नहीं थी कि हम ऑनलाइन से कुछ भी मंगवाए, क्योंकि भाई एक अकेला कमाने वाला था। वो कहने लगा, शहनाज अख्तर का घर यही है ना? मैंने मन में सोचा, अब इस लड़की ने ये नया चालू कर दिया। मैंने बहुत गुस्से से उसे आवाज लगाई, भाभी कहाँ है, जल्दी से इधर आए। मैंने उसे आवाज लगाई तो वह नीचे आई। मैंने कहा, भाभी यह सब क्या है, और यह कुरियर बॉय आपका पता क्यों पूछ रहा है? आपने ऐसा क्या मंगवाया है? वह खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, ओह मेरा पार्सल आ गया। मैंने उससे कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले यह बताइए इसमें है क्या? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और पूरे 3,000 रुपए उसे पकड़ाते हुए वो पार्सल ले लिया। मैंने जोर से अम्मी को आवाज लगाई। मैंने कहा, अम्मी ये देखे अपनी बहू को, पूरे 3,000 रुपए पार्सल वाले को दिए हैं इन्होंने। अम्मी मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। खैर अम्मी ने उसे बड़े प्यार से समझाया था कि बेटी ऐसे फिजूल खर्चा ना करो। वो कहने लगी, ये पैसा मेरे पति का है, इसे मैं जैसे मर्जी खर्च करूं, आप मेरे मामले में दखल ना दे। यह बोलते हुए वह कमरे में चली गई। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, उसे बहुत घमंड था क्योंकि भाई उससे कुछ नहीं बोलता था। कुछ देर बाद फिर से दरवाजा बजा। इस बार शहनाज खुद नीचे दौड़कर आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। वो आते ही हम दोनों माँ बेटी पर बरस पड़ी। कहने लगी, मेरी सीधी सादी बेटी को तुम लोग परेशान कर रहे हो। मेरी बेटी तो खुद कमाती थी, वो तो तुम्हारा ही बेटा था जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा था, वरना इस गरीब घर में कभी मैं इसकी शादी नहीं करती। मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अगर हम इतने ही गरीब थे तो तुम्हारी लड़की ने मेरे भाई को ही क्यों फंसाया? कोई अमीर ज्यादा फंसाने को बोलते ना। मेरी बात सुनकर वो आंख बबूला हो गई और उसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। मुझे माँ डांटती रही कि तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अभी तुम्हारा भाई आएगा तो उसको क्या जवाब देंगे। मैंने अम्मी से कहा कि आप भाई से इतना मत डरो, जो भी होना है हो जाएगा, क्योंकि यह लड़की जब से हमारे घर आई है तब से हम लोग सब्र ही तो कर रहे हैं। खैर शाम को भाई आया। जब वह अपने कमरे में गया, उसने शहनाज को कमरे में नहीं पाया तो वह अम्मी से पूछने लगा। अम्मी ने उसको सब कुछ बताया कि आज घर पर ऐसा सब कुछ हुआ। भाई कुछ नहीं बोला और मुझसे चाय मंगवाई। मैं चाय लेकर कमरे में गई तो भाई कहने लगा, आमना इधर बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बात मुझे तुमसे करनी चाहिए थी। और तभी भाई ने मुझसे वादा लिया कि यह बात मैं घर में किसी को ना बताऊं। मैं बैठ गई। भाई कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात पूरी होने के बाद ही कुछ बोलना। तुम शहनाज को कुछ नहीं बोलोगी। जब वो वापस घर आएगी तो वो बहुत तेज औरत है, क्योंकि उसकी माँ एक आम औरत नहीं है। शहनाज की माँ एक जादूगरनी है और उसने अपनी बेटी को भी जादू सिखा रखा है। उसी जादू से उसने मुझे अपनी मोहब्बत में फंसाया। मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं उसकी जाल में फंस गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब शहनाज अपने घर गई हुई थी और मैं उसे लेने गया था, तो जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी करी, मोहल्ले की कुछ औरतें वहाँ बैठी हुई थी। वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। उसमें से एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटा तुम भले घर के लगते हो, इसीलिए मैं तुमसे यह बात कह रही हूँ। उसने मुझे शहनाज की माँ और शहनाज के बारे में सब कुछ बताया। मैं तो सुनकर हक्का बक्का रह गया था। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम लोग उससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि वह तुम दोनों के ऊपर कुछ करे, इसीलिए तुम दोनों उससे थोड़ा दूर ही रहो। भाई की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन फिर खुद को संभाला। भाई की इस बात पर मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं अम्मी के पास गई। अम्मी को देखकर मेरी चीख निकल गई। अम्मी किचन में गिरी हुई पड़ी थी। मैंने जोर से भाई को आवाज लगाई। भाई और मैं जल्दी से अम्मी को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, अल्लाह आपको सब्र दे, यह अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू टप टप गिरने लगे। हम चारों भाई बहन फूट फूट कर रो रहे थे। अम्मी का साया सिर से उठ गया था, लेकिन किस्मत को इतना मंजूर नहीं था। कुछ ही दिन में बाबा को हार्ट अटैक आया और वो भी इस दुनिया से चल बसे। हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ही महीने में इतना सब कुछ हो गया। मेरी छोटी बहन पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। शायद वह माँ बाबा का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन हैरत की बात यह थी
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शहनाज और उसकी माँ हमारे घर बिल्कुल भी नहीं आई। लोगों की चुपती बातें हमें बहुत परेशान कर रही थी, बहू कहाँ गई वगैरह वगैरह। इतना सब कुछ होने के बाद कौन सा आदमी अपनी पत्नी को साथ रखेगा। भाई ने भी वैसा ही किया, उसके घर जाकर उसे तलाक देकर आ गया। लेकिन कर्मा पलटकर जरूर जवाब देता है। एक दिन अखबार में आया कि दोनों माँ बेटी काला जादू करते हुए पकड़ी गई, क्योंकि वह किसी की बलि चढ़ाने वाली थी। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। हम चारों भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उठ गया था। इस बात को 1 साल गुजर गया था, तभी भाई को बेटे बिठाए एक रिश्ता आया था। लड़की गरीब घर की थी। भाई तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बहुत समझाया। वह कहने लगा, मेरे ऊपर तुम तीनों बहनों की जिम्मेदारी है, पहले मैं उसे पूरी करूंगा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। मैंने भाई से कहा कि हमारी शादी भी हो जाएगी, लेकिन घर बेटे बिठाए रिश्ता तो बाद में नहीं आएगा, इसीलिए आप शादी के लिए हामी भर ले। और वैसे भी वह लोग शादी बहुत ही सादगी से करना चाहते हैं। वह लड़की गरीब घर की जरूर थी, लेकिन उसके आते ही भाई की तरक्की हो गई। हमें एक प्यार करने वाली भाभी मिल गई थी, वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। ऐसे ही मेरी भी उम्र निकलती जा रही थी, इसीलिए भाई ने मेरी भी शादी करवा दी। मैं अपनी सोचों में घूम इतनी देर से इस बात पर चौंकी। मेरी सास ने मुझे जोर से हिलाया और कहने लगी, कहाँ खो गई हो। सास पूछने लगी, बहू तुम्हारी जो भी परेशानी है मुझे खुलकर बताओ। मैंने कहा, अम्मा आप इतना बोल रही है तो मैं आपको हकीकत बता देती हूँ। मुझे हिना की परेशानी है। छोटी बहन तो गुजारा कर लेती है और कर लेगी, कल को भाई उसकी शादी भी कर देगा, लेकिन असल मसला तो बीच वाली बहन का है ना, उससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। भाई भाभी को भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने का हक है, और मैं यहाँ फ्री ही तो हूँ। क्या मुझे अपनी बहन का ख्याल नहीं रखना चाहिए? मैं मानती हूँ कि आप भी अकेली हो जाओगी, लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, मुझे अभी फिलहाल क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद सास बोली कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस मसले को हम समझदारी से भी तो हल कर सकते हैं। कैसी समझदारी? मेरे हैरानी से पूछा तो सास बोली, तुम खैर से अब तो नौकरी भी करती हो, तुम मायके जाओगी तब भी नौकरी करोगी, तो नौकरी के वक्त तुम्हारी बहन का कौन ख्याल रखेगा? मैं भी सोच में पड़ गई। सास ने बिल्कुल सही बात की थी। तो फिर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? सास मुस्कुराकर कहने लगी, ऐसा करो तुम अपनी बहन को यहाँ ले आओ मेरे पास, यहाँ दोनों बहनें मिलकर रह लेना। ऐसे उसकी भी अकेले होने की परेशानी नहीं होगी और मैं भी अकेले नहीं रहूंगी। यह सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई। इतना अच्छा ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मैं जल्दी से अपनी सास के गले लग गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। अम्मा आप सच बताए, आप दिल से कह रही है ना? अगर हिना यहाँ आ जाए तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा ना? यह नहीं हो कि जज्बात में आप अभी मुझे बोल दे और बाद में परेशानी खड़ी हो जाए। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने पूछना सही समझा। हालात का क्या भरोसा कब पलटी खा जाए, और इंसान हैरान और परेशान खड़ा होकर यही सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया। नहीं बहू, चलो एक काम करते हैं, जब तुम अपनी बहन को लेने जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना, हम उसे बड़े मान से लेकर आएंगे। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। अगले रोज मेरे दफ्तर की आधे दिन की छुट्टी थी, इसीलिए सास और हम दोनों मेरे मायके गए और हिना को अपने साथ घर ले आए। भाई और भाभी को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं हुआ। मैं उस दिन बहुत खुश थी। हिना को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आई तो सास ने भी खुशी का इजहार किया। मेरी सास ने हिना को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह गले लगाया था, और उस दिन सास ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सास की खुशी देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। अगले दिन मैं नौकरी पर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि हिना कहीं सास को परेशान ना कर रही हो, क्योंकि मुझे तो उसे कवर करने की आदत थी। कहीं सास उससे गुस्सा ना हो जाए। इसी वजह से मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से 2 बार तो मैं बॉस की डांट खा चुकी थी। मुझे अपनी ही सोचों में गुम होते होते शाम हो गई, और जब शाम को घर पहुंची तो मैं हैरान होकर खड़ी खड़ी देखती रह गई। हिना मुस्कुरा रही थी और बहुत खुश लग रही थी। उसका यूं खिलता हुआ चेहरा देखकर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? तो उसने कहा, मुझे ये औरत बहुत अच्छी लगी। मैंने सास की तरफ देखा तो वह भी खुश लग रही थी। मुझे प्यार से कहने लगी, मेरी तन्हाई दूर हो गई, वरना तुम और नियाज दोनों तो अपनी ही दुनिया में मगन हो। नियाज तो मुल्क से बाहर चला गया और तुम नौकरी पेशावर लड़की हो। मुझ बुड्ढी की कब सुनता है कोई। लेकिन बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे नई सहेली मिल गई है। आज हम दोनों ने बहुत मजा किया,
खाना खाया, खेल भी खेले। इस बात पर हिना शर्मा गई। मैं भी थकी हुई थी, ऊपर से दिन भर परेशान थी कि कहीं हिना सास को परेशान न कर रही हो। यह बात सुनकर मेरी सारी थकान उतर गई। शाम होने में 1-2 घंटे बाकी थे, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। शाम को आंख खुली तो मेरी बहन और सास दोनों अपनी बातों में मगन थी। हिना कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी, बल्कि खुशी तो उसके अंग अंग से फूट रही थी। ये देखकर मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। लेकिन शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल था कि जब खुशी आती है तो गम भी साथ ही खींचा चला आता है। उसी शाम नियाज का फोन सास के नंबर पर आया। सास ने बात करके फोन मेरी तरफ बढ़ाया तो नियाज ने कहा, मैं भी फ्री नहीं हूँ, कल बात करूँगा। मेरे पति शादी होने के कुछ दिनों बाद ही मुल्क से बाहर चले गए थे। जितने भी दिन हमने साथ में गुजारा किया, वो मुझसे एक ही बात बोलते थे कि तुम अच्छी लड़की हो, अपनी जिंदगी घर में बैठे बैठे मत गुजारो, कोई जॉब कर लो, इससे तुम्हारा दिन भी कट जाएगा। मुझे उनकी बात उस वक्त सही लगी थी, मगर मुझे महसूस हुआ था कि वो मुझसे दूरी बनाकर ही रखते थे। खैर सास कहने लगी, क्या हुआ बेटी? तो मैंने कहा, लाइन कट गई है। अब मैं उनको क्या कहती कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन एक रोज दफ्तर से आने के बाद सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछा, आमना बिल्कुल ठीक बताओ, तुम और नियाज ठीक हो ना? तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? क्योंकि नियाज जब भी फोन करता तुम मुझे झट से फोन पकड़ा देती हो कि लाइन कट गई, और कभी बात होती तो तुम हाँ में जवाब देके फोन रख देती हो। अब मैं उन्हें क्या बताती? उन्होंने तो मुझसे सिर्फ आपके लिए शादी की थी, वरना वो तो इंडिया आना ही नहीं चाहते थे। मगर मैं अपनी सास को कुछ जवाब देती। उसी वक्त गली में शोर शराबा उठा क्योंकि वहाँ लड़ाई हो गई थी। कुछ देर वहाँ जाने के बाद शाम हुई तो मैं खाना बनाने में मसरूफ हो गई और ये बात जहाँ की तहाँ रह गई। फिर उसके बाद इस बात का जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन मैं अपने आप को दिल ही दिल में समझा चुकी थी कि यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल नियाज वहीं पर शादी कर लेंगे, क्योंकि उनका रवैया चीख चीख कर यही कह रहा था कि वह इंडिया शायद ही आए। उन दिनों भाई का मुझे फोन आया कि उन्होंने सना के लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने जाकर देखा तो रिश्ता बहुत ही अच्छा था, इसीलिए 1 महीने के अंदर ही अंदर सना की शादी कर दी। मुझे बहुत सुकून आ गया था अपनी जिंदगी में, सिवाय नियाज के। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आई तो हिना सहन में बेहोश पड़ी थी। मैं जल्दी से उसके पास गई तो मुझे मालूम हुआ कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। यह जानकर मैं बहुत ज्यादा रोई, इतना कि अपने माँ बाप के गुजरने के बाद भी ना रोई थी। मुझे महसूस हुआ कि हिना की जगह मैं खुद पागल हो चुकी हूँ। मेरी बहन बेहोश थी। उधर मोहल्ले में ही एक लेडी डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, जल्दी से उसे बुलाकर लेकर आई। जल्दी से उसने टीके वगैरह लगाकर दवाई दी, साथ ही मुझे सावधानी बरतने को भी कहा। इन सारे मसले में मुझे अम्मा का एक बार भी ख्याल नहीं आया। हिना पुरसुकून होकर सो गई तो मैंने पूरे घर को छान मारा, लेकिन अम्मा कहीं नजर नहीं आई। यह देखकर मेरी जान निकल गई कि एक तो मेरी बहन बर्बाद हो गई है और दूसरी ओर सास भी घर से गायब है। कहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो। लेकिन वह कौन था जिसने मेरी बहन को इतनी तकलीफ पहुंचाई? मैंने अपनी मासूम बहन को देखा जो इतनी तकलीफ सहने के बावजूद भी सुकून से सो रही थी। हिना हम तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। गोरा रंग, गुलाबी आंखें, सुरमई आंखें, लेकिन उसके नसीब में दूर दूर तक कोई खुशियां नहीं थी। मुझे उसको देखकर एक बार फिर रोना आया, क्योंकि वह तो दिमाग से कमजोर थी, उसको तो खुद अपना होश नहीं था। फिर उस इंसान ने मेरी बहन को ही अपनी दरिंदगी का निशाना क्यों बनाया? सोच सोच कर मेरा सर दर्द से फटने लगा तो मैंने सर दर्द की गोली खा ली। लेटे लेटे मैं कब सो गई मुझे कुछ पता नहीं। होश में तो तब आई जब बाहर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो 2 औरतें थी जो अम्मा को घर लेकर आई थी। अम्मा बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने जल्दी से पूरा दरवाजा खोला और उन औरतों समेत अम्मा को घर में आने दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि यह औरत सड़क पर भागी जा रही थी, फिर एकदम से चकरा कर गिर पड़ी तो हम इन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने इन्हें ड्रिप लगाई है। आज का दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मैं अम्मा के गले लगकर खूब रोई तो वो औरतें मुझे रोता देख तसल्ली देने लगी कि तुम्हारी सांस बिल्कुल ठीक है। उनके तसल्ली देने पर तो मैं चुप हो गई, मगर मैं किसी को क्या बताती कि मैं किस दुख पर रो रही हूँ। कुछ देर बाद वह औरतें वहाँ से चली गई तो मैंने सास से कुछ नहीं पूछा। मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ अपनी बहन का ख्याल था जिसके साथ जुल्म हुआ था। सास को दवाई देकर मैं वहाँ से जाने लगी तो सास ने मुझे बोला, बहू हिना ठीक है,
मैंने सोचा वह ऐसे ही पूछ रही होगी, इसीलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गई। पूरी रात हिना बार बार नींद से डरकर जागती रही। मैं उसके पास बैठी आंखों से आंसू लिए उसके सर पर हाथ फेरती रही। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली क्योंकि घर में 2 लोग ऐसे थे जिनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। अगली सुबह बहुत बोझल सी थी। सांस भी अब बेहतर हो चुकी थी मगर ज़हनी तौर से एकदम निढाल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको संभालूं। खैर ये वक्त भी मुश्किल से कट गया। पहले हर वक्त हमारे घर में रौनक रहती थी, लेकिन इस हादसे के बाद एकदम से वीरानियां छा गई थी। मैंने एक दिन सास से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, मगर वह रो पड़ी और बोली, बस मुझे माफ कर दो। मैं पहले तो हैरान हुई कि वह माफी किस चीज की मांग रही है, लेकिन फिर सोचा हिना के साथ जो हुआ वो खुद को कसूरवार समझ रही है क्योंकि उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं भी बोझल दिल के साथ वहाँ से उठ गई। फिर एक दिन मेरे नंबर पर नियाज का फोन आया तो मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि कभी भी उन्होंने मुझे ऐसे फोन नहीं किया था। हमेशा वो मेरी सास को फोन करते थे। अपनी हैरत को काबू में करते हुए जैसे ही मैंने फोन उठाया तो आगे से नियाज ने मुझे 1 सेकंड में तलाक देते हुए फोन काट दिया और मैं ये सुनते ही सुन्न रह गई। समझने की कोशिश करने लगी ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आंसुओं और अपने आप को काबू में किया और गहरी सांस भरकर किचन में खाना बनाने आ गई। तलाक तो मुझे होनी ही थी, आज नहीं तो कल। इस सब के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार थी, तो फिर दुख किस बात का मनाती। लेकिन उस वक्त मेरे दिल से एक आवाज आई, क्यों आमना, तुम्हारी खुशियों का कोई वजूद नहीं? तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारा दिल भी तो खुश होने को चाहता है। लेकिन मैं अपनी उस आवाज को आराम से छुपा गई, किसी को भी तलाक का नहीं बताया। जिंदगी फिर से एक बार सही तरह से कटने लगी। सब नॉर्मल हो चुका था कि फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और इस बार जिंदगी ने 10 गुना बढ़ाकर दुख दिया। हिना की तबीयत हर वक्त बिगड़ी बिगड़ी रहने लगी। डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला हिना प्रेग्नेंट है। उस दिन हमारे घर खाना भी नहीं पका और हम तीनों पूरी रात खामोशी से जागती रही। बस जो होना था हो चुका था, तकदीर तो बदलने से रहती। इसीलिए सास हिना का बहुत ख्याल रखती। मैं भी नौकरी पर जाने लगी थी। इस सब में एक काम हुआ था जो मैंने नोट किया था। मेरी सास अब हर वक्त बीमार रहने लगी थी। हर वक्त जहाँ नमाज पर बैठकर नमाज पढ़ रही होती। उनको देखकर तो ऐसा लगता था जैसे हिना के दुख को वो खुद ही महसूस कर रही हो। उनको देखकर मुझे अपनी सास पर बार बार प्यार आता। भला ऐसी सास कहाँ होगी जो इतनी मोहब्बत करती होगी, इतना ख्याल रखती होगी। शायद किस्मत ने सारी कसर सास के रूप में पूरी कर दी हो। वो मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी। उनसे अपनापन महसूस होता था। नियाज ने मुझे तलाक दे दी और यह बात मैंने सास को इसी वजह से नहीं बताई कि वह मुझे खुद से दूर ना कर दे। अब उनका बेटा उन्हें बताए तो अलग बात थी, लेकिन हैरत की बात यह थी काफी दिन हो गए थे और नियाज का अम्मा को कोई फोन नहीं आया था और ना ही अम्मा ने अपने बेटे का कोई जिक्र किया था। मैंने भी कुछ नहीं पूछा क्योंकि मेरा तो उस शख्स से कोई रिश्ता ही नहीं बचा था। फिर किस मुंह से बात करती या नियाज का जिक्र करती। इसीलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। वक्त बीतता गया और 9 महीने बाद हिना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मैं बहुत रोई। उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उस पर कौन सी कयामत टूट चुकी थी। वह तो बच्चे के साथ बहुत खुश थी, उसके साथ खेलती। सास उस बच्चे को गोद में लेकर बहुत रोई, इतना रोई कि मुझे भी खुद को काबू करना मुश्किल हो गया। हम लोग ठीक 2 दिन के बाद वापस घर आए। मैंने घर आकर फैसला किया कि सास को तलाक की बात की हकीकत बता दूं। फिर मेरे पास कुछ जमा पूंजी भी थी, मैं अलग से एक फ्लैट ले सकती थी। सो मैंने अपना और हिना का वहाँ रहने का सोच लिया, लेकिन अभी तक मैं बात नहीं कर सकी थी। सास तो बेचारी इतनी बीमारी की हालत में थी कि उठा भी नहीं जाता था। उन्हें देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था कि बेटा होने के बावजूद भी कितनी मजबूर है। एक दिन सास की हालत कुछ बेहतर थी और हम सब सहन में बैठे थे। मेरी गोद में अदनान हिना का बेटा लेटा हुआ था, जिसके साथ वह खेल रही थी। मैंने बातों बातों में बच्चे को चूमते हुए कहा, जिसने भी इस बच्चे की पैदाइश को नाजायज किया है उसे मेरी बद्दुआ है। कि इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, सास ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और एकदम से तड़प कर बोली, कुछ मत कहो बहू, कुछ मत कहो। मैं हैरान और परेशान सास की शक्ल देखने लगी। भला ऐसा क्यों किया उन्होंने? लेकिन सास की अगली कई बातों ने मुझे पाताल की गहराइयों में डुबो दिया। बहू, तुम्हारी बहन का गुनहगार और कोई नहीं,
तुम्हारा अपना शौहर है, वो यहाँ वापस आया था। मैं मोहल्ले में किसी के घर गई हुई थी। वापस आई तो नियाज घर से बाहर निकल रहा था। मुझे देखा तो बोला मुझसे गलती हो गई है। साथ ही वह गली से बाहर जाने लगा और उसी वक्त मुझे हिना की चीख सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो चीखने के बाद वह बेहोश हो चुकी थी। वह मुझे बेटियों की तरह प्यारी थी। उसका मुजरिम मेरा बेटा ही था, तो मैं उसे पकड़ने के लिए गली में उल्टे पैर भागी, मगर तब तक वह कहीं जा चुका था। इस गम में मैं सड़क पर बेहोश हो गई। बाकी आगे की बात तो तुम्हें पता ही है। यह सुनकर तो मैं कुछ देर बोल ही नहीं सकी। फिर बोली तो सिर्फ इतना बोली कि आपका बेटा मुझे तलाक दे चुका है। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। उसी लम्हे सांस ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, बहू ना सही, तुम मेरी बेटी बनकर तो मेरे साथ रह सकती हो। नियाज को मैं अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। अगर वह मेरी औलाद होता तो यह नीच हरकत ना करता, मगर तुम और हिना मुझे अपनी बेटियां लगती हो, तो क्या इस बुड्ढी को नियाज की माँ की नजर से ना देखकर अपनी माँ नहीं समझ सकती। सास का इतना कहना हुआ कि मैंने उनको अम्मी कहते हुए फूट फूट कर उनके गले लगकर रोने लग गई। आज इतना वक्त हो गया है, नियाज ने मुड़कर वापस कभी नहीं देखा और हमारा बेटा अदनान, अम्मी और हिना, हम चारों एक दूसरे का सहारा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लिखने में मुझे 2 दिन लगे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।